गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। कुछ क्लासेस के पहले हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो प्लांट के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का निर्माण करता है, प्लांट्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाता है। जबकि रेस्पिरेशन जो होता है इसका ऑपोजिट प्रोसेस होता है। ये कार्बन मेटाबॉलिज्म से एसोसिएटेड होता है। कार्बन कंपाउंड्स को ये ऑक्सीडाइज करता है और उनमें हुई एनर्जी जो स्टोर होती है उसको रिलीज़ करता है एक कंट्रोल्ड मैनर में, नियंत्रित तरीके से, जो कि सेल की विभिन्न एक्टिविटीज़ के यूज़ में आती है। अब अगर हम प्लांट रेस्पिरेशन देखें तो सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। रेस्पिरेटरी जो प्रोसेस होता है प्लांट में वो अन्य लोअर यूकैरियोट्स और एनिमल्स के समान पाया जाता है, लेकिन प्लांट्स और एनिमल रेस्पिरेशन में कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है सभी यूकैरियोट्स में पाया जाता है। प्लांट्स और एनिमल्स में और लोअर यूकैरियोट्स में एक समान होता है, जबकि प्लांट रेस्पिरेशन में और एनिमल रेस्पिरेशन में कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं। अब हम देखें कि प्लांट और एनिमल रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। सबसे पहले प्लांट में स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स का अभाव होता है। प्लांट्स और एनिमल्स में गैसेस का एक्सचेंज भी डिफरेंट होता है। प्लांट्स में दिन के समय में फोटोसिंथेसिस होता है, इसके कारण रेस्पिरेशन नहीं होता। कई बार प्लांट्स में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी रेस्पिरेशन होता है, जिसको कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। कुछ केसेस में प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड भी लिबरेट नहीं होती। इस कारण से जो प्लांट फिजियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने प्लांट में जो रेस्पिरेशन है उसकी डेफिनेशन दी, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स इनसाइड द सेल्स। मतलब प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो सेल्स के अंदर फूड मटेरियल्स का ऑक्सीडेशन कहलाता है, क्योंकि इसमें कुछ डिफरेंसेस एनिमल प्लांट से होते हैं। फिर अगर हम हिस्ट्री देखें तो जो टर्म रेस्पिरेशन है वो सबसे पहले 15th सेंचुरी में दी गई थी। इसकी इम्पोर्टेंस क्रुक नामक साइंटिस्ट ने 1615 में बताया। उन्होंने ये बताया कि रेस्पिरेशन के बिना लाइफ इम्पॉसिबल है। उस टाइम यह माना जाता था कि रेस्पिरेशन सिर्फ प्लांट्स में नहीं होकर सिर्फ एनिमल्स में ही होता है। फिर 1619 में मेलपिगी ने बताया कि जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के टाइम में ऑक्सीजन हाई अमाउंट में रिक्वायर होता है। शीले ने 1777 में ये बताया कि रेस्पिरेशन के समय सीड्स O2 को लेते हैं और लिबरेट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। इंजेन हाउस ने 1779 में ये बताया एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर कि रात के समय में सभी प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट करते हैं। फिर डी सॉसर नामक साइंटिस्ट ने 1804 और 1822 में प्लांट में रेस्पिरेशन के समय जो ऑक्सीजन इनटेक की गई और जो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट की गई उसके बारे में बताया। सैक्स ने 1864 में यह डिस्कवर किया कि जो प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो रेस्पिरेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उन्होंने बताया कि प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज से रिलेटेड 2 मेन प्रोसेस होते हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। पास्चर ने 1870 में यीस्ट सेल का फर्मेंटेशन स्टडी किया और यह देखा कि फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के फलस्वरूप एल्कोहल का निर्माण होता है। मैकमून ने हिस्टोकेमेटिन डिस्कवर किए 1886 में, उनको अब साइटोक्रोम्स के नाम से जाना जाता है। बैक ने 1901 में यह देखा कि प्लांट एक्सट्रैक्ट जो होते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में फिनॉल्स को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। लेफेफर ने 1900 में यह बताया कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की फर्स्ट स्टेज जो होती है
एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में समान होती है। हैकेट ने 1959 में यह बताया कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है लाइफ विद एयर। उनके अनुसार रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसमें कि ये सब प्रोसेसेस होते हैं: ऑक्सीडेशन एंड फर्मेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which ultimately form water by union of hydrogen and oxygen, liberation of energy which is utilized in various physiological process। तो हैकेट ने रेस्पिरेशन को लाइफ विद एयर कहा। उनके अनुसार रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन और फ्रेगमेंटेशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यूनियन से वाटर का फॉर्मेशन होता है। एनर्जी लिबरेट होती है जिसको कि अन्य फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। स्टाइल्स एंड लेक ने यह देखा कि रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज होते हैं सिंपलर कंपाउंड्स में, साथ ही साथ एनर्जी रिलीज होती है। ये डिस्कवरी उन्होंने की थी 1960 में। इसके पहले 1937 में सर हेंस क्रेब ने क्रेब साइकिल की डिस्कवरी कर ली थी जिसके ऊपर उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। क्रेब साइकिल के अलावा 3 साइंटिस्ट एमडेन, मेयरहॉफ और पर्नस ने ग्लाइकोलिसिस की डिस्कवरी की थी जिसको कि ईएमपी पाथवे कहते हैं। 1953-60 में डेविस एंड मेजलिस यंग ने यह बताया कि क्रेब साइकिल्स में जितने भी एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। मिलर्ड एट अल ने प्लांट सेल से फर्स्ट टाइम 1951 में माइटोकॉन्ड्रिया को सेपरेट किया। तो ये हुआ नटशेल में रेस्पिरेशन की हिस्ट्री। रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू रिलीज इनटू सिंपलर कंपाउंड्स टू रिलीज एनर्जी। जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन जिसके के द्वारा एनर्जी मुक्त होती है, प्लांट की डिफरेंट एक्टिविटीज़ में काम आती है। फिर हम देखें ये एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट सेल की बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी है। रेस्पिरेशन एक एरोबिक प्रोसेस है जिसमें रिड्यूस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोबिलाइज होते हैं और फिर एक नियंत्रित काम में ऑक्सीडाइज होते हैं। रेस्पिरेशन के दौरान फ्री एनर्जी रिलीज़ होती है और वो एटीपी में स्टोर हो जाती है। यह एटीपी सेल में स्टोर रहते हैं और प्लांट के मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट में काम आते हैं। तो रेस्पिरेशन में एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैविक प्रक्रिया है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज होते हैं, मोबिलाइज होते हैं, फ्री एनर्जी मुक्त होती है जो एटीपी के रूप में स्टोर रहती है। जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको फ्री एनर्जी की कंटिन्यूस सप्लाई की आवश्यकता होती है। 4 प्रोसेस में सिंपल और स्मॉलर प्रिकर्सर से मैक्रोमोलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करना, मॉलिक्यूल्स और आयन्स को मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसफ़र करना एक ग्रेडियंट के अगेंस्ट। एनिमल सेल्स में मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए इस तरह से प्लांट को अनेक प्रोसेसेस में या देखें सभी बेसिक प्रोसेस में एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये जो फ्री एनर्जी होती है वो एनवायरनमेंट से मिलती है। जो फोटोट्रोप्स होते हैं वो एनर्जी सन से लेते हैं। लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, जबकि जो कीमो ऑटोट्रॉप होते हैं वो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ से एनर्जी प्राप्त करते हैं। यह जो फ्री एनर्जी होती है वो एक स्पेशल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसके पहले कि ये सेल के विभिन्न प्रोसेसेस जैसे कि बायोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट आदि में यूज़ की जाए। जो इस फ्री एनर्जी के स्पेशल कैरियर्स होते हैं वो होते हैं एटीपी या एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एटीपी जो होता है वो एटीपी प्लेज ए सेंट्रल रोल इन द ट्रांसफरेंस ऑफ फ्री एनर्जी फ्रॉम एक्सोगोनिक टू एंडरगोनिक प्रोसेसेस इन द सेल्स। तो एटीपी जो होती है वो प्लांट के
एक्सोथर्मिक रिएक्शन से एंडोथर्मिक रिएक्शन की ओर एनर्जी को ट्रांसफ़र करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एनर्जी रिच फूड स्टफ्स और फ्यूल मॉलिक्यूल के टूटने पर फ्री एनर्जी रिलीज़ होती है, जो कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के निर्माण के काम आती है। एटीपी जो होता है वो उसका ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है और ये डिफरेंट बायोसिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में काम आती है और एडीपी का निर्माण होता है। तो इस तरह से एटीपी सेल की एक बायोलॉजिकल करेंसी होती है। कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेकडाउन से एटीपी में एनर्जी मुक्त होती है। उस एनर्जी के मुक्त होने से एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। उसी तरह से जहाँ एनर्जी की आवश्यकता होती है वहाँ एटीपी एडीपी में बदल जाता है और प्लांट को एनर्जी देता है। नेक्स्ट क्लास में हम एटीपी के स्ट्रक्चर और आगे पढ़ेंगे।